बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो अदालत है उसका आज बड़ा ही तारीखी दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसे बराह रास्त नशर किया गया। चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात का फैसला करने के लिए फुल कोर्ट भी तश्कील दिया गया। इसमें एक आम सवाल यह है कि क्या जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, वो हमारी अदलिया के अंदर जो तकसीम का एक तासुर हमें नज़र आता है, क्या उसको ज़ायल कर पाएंगे या इसकी कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन हो पाएगा? इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासत की भी बात करेंगे, क्योंकि सियासी मैदान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग, इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी बहुत शिद्दत के साथ जारी है। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। और क्या मरियम नवाज साहिबा जो ये दावा करती हैं कि वो सिंध को फतह कर लेंगी, ये जो दावा है या ये जो ख्वाहिश है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की परेशानी में इजाफे का बाइस बन बैठी है? ऐसा हो पाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में कहा, आज यकीनी तौर पे हमारी मुल्क की तारीख का बड़ा ही ज़बरदस्त डे था। 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम जिनके घर में भी टीवी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त देखी कि होती कैसे है। एक तवील समात थी बगैर किसी वक्फे के, एक अहम केस, एक अहम मामला जिसके ऊपर फुल कोर्ट आज बैठा और सब ने देखा वहाँ पे कार्रवाई कैसे हो रही है। आपको लगता है कि नए चीफ जस्टिस के साथ नए दौर का आगाज हो गया है? जी बिल्कुल, तारीख बड़े हवाले से आज रकम की गई है नए चीफ जस्टिस के आने के बाद से। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे बड़ी जो कंटेंशियस इशू, जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हो चुके हुए थे, जिनकी वजह से सारी सियासत फंसी हुई थी, सारी अदालतें फंसी हुई थी और पूरा मुल्क एक जकड़ा हुआ था, तो वो ये जो आपस में तकसीम थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा हमारा ये बहरान बढ़ता जा रहा था और उसकी वजह से फ़ैसले नहीं हो पा रहे थे। एक बेयकीनी की एक फ़ज़ा जो थी बन चुकी हुई थी। तो अभी कम से कम हम उस पर बात कर रहे हैं तो ये उम्मीद जाग गई है कि इस मसले का हल निकलेगा। इसकी वजह से सारा मुल्क जकड़ा हुआ है, तो इनके ऊपर फैसले हो सकेंगे वन वे और अनदर, क्लियर हो ये मामला ताकि आगे चल सकें। सो इट्स अ वे फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड हम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो पहले तो ये कि उस उम्मीद का होना बड़ा ज़रूरी है कि अदालतों के ऊपर जब लोगों का ईमान नहीं रहता, अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, तो वो आपकी उम्मीद टूट जाती है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून के लिए। तो ये उम्मीद जो दोबारा बरकरार होगी है कि ये फैसले और डायग्नोसिस अगर हो रहा हो, उन पे बातचीत हो रही हो, तो मसले का हल भी नहीं आता। जब बातचीत ही ना हो रही हो तो मसले का हल नहीं निकलता। तो कम से कम एक तो अदालत के अंदर ये बातचीत हो रही है और इस तरीके से हो रही है कि ये पूरा पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सो ये भी एक बड़ा एक अच्छा आगाज़ है कि दुनिया भर में ये बहस रहती है कि मुख्तलिफ मुल्कों में काफ़ी जगहों पे ये अदालतों के अंदर प्रोसीडिंग जो हैं दिखाई जाती हैं, कई जगह नहीं दिखाई जाती, तो ये बहस रहती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बजाय इसके कि हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्लियामेंट भी, जिस तरह कई दफ़ा ऐलान होता है मगर फिर वो बैकआउट कर जाते हैं, तो ये अदालतें भी खुली जाएँ तो ये भी बड़ी खुशाइन बात होगी। इसके ऊपर भी है। दूसरा मैं समझता हूँ एक और ऑप्टिक्स जो बड़ी अहम थी, जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने अपनी हलफबरदारी तकरीब के अंदर अपनी जो बेगम साहबा को, सरीना ईसा बीबी को साथ में खड़ा किया, तो ये भी एक बड़ी नई इब्तिदा है कि हमने ये एक बिल्कुल फैमिली, जो भी इंसान की तरक्की होती है उसके पीछे उसके बीवी बच्चे, ख़ानदान का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। सो वो ये भी एक अच्छी मैं समझता हूँ इब्तिदा है। और साथ में क्योंकि ये जो मौजूदा इस वक्त बेंच है, इसके अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि 2 ख़वातीन जज भी सुप्रीम कोर्ट अंदर पहुंची हैं, तो ये जो ख़वातीन की शमूलियत जो है बहुत अहम चीज़ है। तो अभी क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्टिक्स हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये टीवी पे आने के जो है ना, ये बड़ा इसको सोच विचार के देखा जाएगा कि आइंदा इसका किस हद तक चलाया जाएगा। कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी इसके ऊपर तजर्बा किया जा रहा है, इसके अच्छे बुरे असरात होते हैं। अच्छे तो ठीक है, बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी होती, पूरी दुनिया इस पर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडिया में भी देखा जा रहा होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसका क्या अहलियत है, किस किस्म के इश्यूज़ हैं हमारे। और लोग भी बजाय इसके कि वो अखबारों के ज़रिए या हमारे तबसरों के फ़ैसला करें, लोग खुद फ़ैसला कर सकेंगे। बुरी चीज़ इसकी एक का जो कि हो सकती है या थोड़ी सी नज़र भी आती है, कई दफ़ा ये होता है कि जब टीवी पे आना शुरू होता है, पार्लियामेंट में देखते हैं, तो लोग बजाय इसके कि इश्यूज़ के ऊपर बात करने के,
तो वो फिर प्लेइंग टू द गैलरी जिसे कहा जाता है, तो वो टीवी के लिए एक पॉपुलर चीज़ की तरफ हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सी तशवीश है और थोड़ी सी नज़र भी आई कि इन चीज़ों का जब पूरे पाकिस्तान में टीवी पे आप दिखाए जा रहे हो और ये एहसास हो के लोग देख रहे हैं, तो कई दफ़ा आप इंसाफ और कानून और आइन से हट के जो है वो आप जो स्टार्ट प्लेइंग टू द गैलरीज, वो आपकी एक नज़र जो है ना इस पे भी आ जाती है कि जी मुझे टीवी पे नज़र आना चाहिए। तो ये इसलिए सोच समझ के ये फैसले करने होंगे, इतना नहीं है। दूसरा, इसमें जाहिर है ये इतना बड़ा, जिस तरह मैंने कहा कि पहले जकड़ा गया था, ये फैसला हो रहा है, तो एक टेंशन भी इसके अंदर अंडरलाइंग एक चल रही है। जाहिर है हमारी अदालत के अंदर एक बड़ी तकसीम रही है, उस तकसीम ये बातचीत तो हो रही है मगर उसका जो टेंशन है वो विजिबली नज़र आती है। ज़रा कि इसके अंदर जो तकरीबन 5 के करीब मेरे ख्याल जजेज़ हैं जिन्होंने अज़ खुद नोटिस के हवाले से बेंचेस पे बैठने से इनकार कर दिया हुआ है, और ये अब वो उसका फ़ैसला होने जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ क्योंकि बड़ा उनका प्रिंसिपल स्टैंड था जस्टिस फाइज़ ईसा साहब का कि वो उस अदालत का हिस्सा जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता, जो कि स्टे दिया हुआ है, तो उस वक्त वो किसी इस तरह के अज़ खुद नोटिस के 184(3) के तहत जो बुलाई जाती हैं उस बेंच पे नहीं बैठेंगे। और उनके साथ 4 अदद और भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो नहीं बैठ रहे थे, मगर वो जो 8 अदर जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने स्टे इसके ऊपर दिया हुआ था, इसका फैसला नहीं हुआ था, मगर स्टे करने का भी एक ओपिनियन तो उन्होंने अपना दिया कि इसके अंदर वो ग्राउंड्स देखते हैं कि इसको स्टे किया जाए। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी एक पोजीशन ली हुई थी, तो वो जो पोजीशन जजेस ले चुके हुए थे 15 जजेस में से तकरीबन 12-13 ने पोजीशन एक ली हुई है इस पर, तो वो इसलिए अपनी पोजीशन को भी वाज़े कर रहे थे, उसको एक नुमायां तौर पे पेश कर रहे थे। तो एक बड़ी एजुकेटिव भी थी और एक बड़ा उस पर था। मगर मैं चाहूँगा कि ये सारा दिन ये चलती रही, आम आदमी ने अपना ओपिनियन दे इसको पे बना चुके हुए हैं, मगर ये फिर भी ज़रूरत है इसको कि इसको सम अप किया जाए कि आज की ये जो तमाम प्रोसीडिंग्स थी इसके अंदर बुनियादी नुकात क्या थे। तो मैं 1 बाय 1 थोड़े से मैं चाहूँगा कि साकिब बशीर साहब हमारे बड़े ही सीनियर रिपोर्टर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से सारा दिन वहाँ से भी हमें रिपोर्ट करते रहे और बड़ा अच्छा रिपोर्टिंग का इनका तजर्बा है। तो मैं इनसे इशू बाय इशू बात करता हूँ। जो 5-6 बुनियादी नुकात हैं इस कानून के, जो कि लोग सुनते रहे हैं मगर कई दफ़ा ज़रूरी होता है कि उनको रीफ्रेज करके आसान अल्फाज में लोगों को समझाया जाए। तो साकिब हमें ये नाज़रीन को ज़रा समझाएं कि बुनियादी इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू रहा और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये तकसीम भी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बेंच की एक तश्कील थी कि ये एतराज़ रहता था एक बहुत बड़े तबके को और जायज़ एतराज़ था कि चीफ जस्टिस के पास ये जो इख्तियार है कि वो बेंच बनाएंगे, इसका माजी में मिस यूज़ भी होता रहा और इसको ज़रा डेमोक्रेटाइज करना चाहिए और इसको जो है इसके अंदर कोई फेयरनेस डालनी चाहिए। तो एक तो ये वाला एक मसला है और ये बल्कि इसका तो आज उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ऐसे ही है ना कि उन्होंने मेरा ख्याल है शाम को ये एक बेंच 3 लोगों का बन के ये जो फैसले ताकि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के ना रुकें, तो वो बेंच बनने का प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसा कि जी बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। आज की जो समाअत को अगर हम सम अप करें तो उसमें बुनियादी पॉइंट यही था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जो एक कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, क्या पार्लियामेंट जो इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का उसमें मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। जो बेंच था उसका एक चीज़ पर इत्तिफाक था कि जो रूल्स हैं या इस किस्म की जो इख्तियारात हैं उनको ख़ुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग बैठ सकती है, रूल्स बना सकते हैं, इख्तियारात के हवाले से देख सकते हैं। लेकिन जो इख्तलाफ था वो ये था कि जिसमें जो एक तरफ के जजेस का ये पॉइंट था कि पार्लियामेंट इसमें कानून साजी जो उसने की है उसका जो विजडम है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर किसी तौर पे भी हमला नहीं है, बल्कि ये मजीद एम्पावर करेगी सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी तरफ के ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो है उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए वो उन सवालात का क्रक्स यही था कि इंटरनल जो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं
उनमें अगर पार्लियामेंट की मुदाखलत इस तरह अगर मान ली जाए तो कल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो सुप्रीम पार्लियामेंट से आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रियासत के जो 3 सुतून हैं उनके हुदूदो क़ुयूद जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, वो उससे बाहर जो है वो नहीं जा सकते। एक तो ये था कि वो इख्तियारात पे मैं चाह रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट जाया जाए हमारे साथ। हमारे कानून बिल्कुल बैरिस्टर अबूजर सलमान खान नियाज़ी साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अबूजर, थैंक सो मच आपके वक्त। मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इसके सारे उसको हम सारे दिन की प्रोसीडिंग्स का अहाता करें, पॉइंट बाय पॉइंट ही रहें। तो अबूजर ज़रा हमें, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें कि ये जो बहस रही कि क्या पार्लियामान के पास जो इख्तियार है कानून साजी का वो एब्सोल्यूट है, और क्या इससे इस कानून के इस तरह रखने से जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, यानी कि तमाम 3 जो रियासत के सतून हैं उनकी हर जगह अलग-अलग पावर्स दी गई हैं कि आइन की रोशनी में वो अपने रूल्स बना सकते हैं, उससे ये इफेक्ट होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आज आपको क्या नज़र आया कि अदालत का झुकाव किस तरफ था? देखें आमिर साहब, पहले तो इसको समझने के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। देखें 2 तरह के आइन होते हैं पूरी दुनिया में। एक आइन वो होता है जिसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बरतानिया है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि पार्लियामेंट सॉवरन है, वो किसी भी चीज़ पे कानून बना सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर एक तरह के आइन होते हैं जिनको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जैसे अमेरिका में है आपके, भारत में हमारे साथ, और पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का। उसमें यह कहा जाता है कि बेशक पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, लेकिन वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो इन कॉन्फ्लिक्ट हो विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई भी बुनियादी हुकूक जो आपके आइन के अंदर चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें 1812 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून स्ट्राइक डाउन किया मैडबरी वर्सेस मेडिसन में, इसी वजह से कि वो कॉन्फ्लिक्ट था इन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इंडिया में भी हो चुके हैं स्ट्राइक डाउन, हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012, अथर मिनिल्ला साहब ने पीका का कानून स्ट्राइक डाउन किया, ये साकिब साहब उसको कवर भी करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो हमारे यहाँ पार्लियामेंट की अनलिमिटेड या अनफेटेड पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके अलावा भी 2-3 है, जैसे बुनियादी हकूक हो गए आपके। सो अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट करता कोई कानून बनाया जाता है, या कोई बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून बनाया जाता है, तो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरफ से आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्या जो कानून बना है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल प्रोसीजर है उसको रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, एक डिफरेंट सतून बना रहा है। तो अगर इस बात पे अगर हम जाएं तो कुछ जजेस का व्यू ये है कि नहीं, ये इंटरनल उसमें फंक्शनिंग में इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारा बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, उसको अफेक्ट करेगा। और कुछ जजेस का ये कहना है कि नहीं, पार्लियामेंट सॉवरन है, उनके पास आर्टिकल 191 में पावर है, वो कानून बना सकते हैं। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए हैं आज की हेयरिंग से, आपको यही लग रहा होगा। से रिलेटेड इशू ये भी आ जाता है जो कि बहस रही आज कि क्या ये जो इसके 184(3) आज खुद नोटिस के हवाले से जो इस कानून के अंदर एक अपील का हक के ऊपर जो बहस रही कि क्या उसके लिए आइनी तरमीम रिक्वायर्ड है, कि क्या ये जो बार बार जिक्र होता रहा आज कि जनाब इसी के अंदर जो है वो सप्लीमेंटल पावर का बड़ा जिक्र होता रहा कि जी ये सेक्शन 5 के तहत जो है उसी की कंटिन्यूशन होगी। ज़रा इसको नाजरीन की आसान अल्फाज में समझा सकें कि इससे ज़रा ये क्या इशू क्या है क्या? देखिए पहले तो ये समझ लें, अगर आपने कोई आइनी तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेस। अगर सिंपल कानून बनाना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए।
तो इस वजह से आइन हमेशा हायर पेडेस्टल पे होता है हायरार्की ऑफ लॉज में एज कंपेयर टू सिंपल लॉ या रूल या रेगुलेशन। अब यहाँ पे डिबेट ये आ रही है, आपने सम अप कर दिया है। मेरी नज़र में अगर आपको राइट ऑफ अपील क्रिएट करना है 184(3) के ऑर्डर के खिलाफ, तो आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है। आप सिंपल कानून से आइन का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकते, उसमें एक नया आप प्रोविजन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह जो रिव्यू की पावर है आर्टिकल 188 में वो रिडंडेंट हो जाएगी, और कोई भी आइन की प्रोविजन जो है उसको हम रिडंडेंट नहीं कर सकते, ये हमारा सेटल्ड लॉ है। इस वजह से मेरी नज़र में अगर आपको अपील का राइट देना है ज़रूर दे, अच्छी बात है, लेकिन उसके तरीक़ाकार से मुझे इख्तिलाफ है। जो अपनाया गया है वो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है, और आपके पास मैंडेट नहीं है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से एक राइट टू आप अपील क्रिएट कर दें आर्टिकल 184(3) के अंदर। जी साकिब, इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इशू ये है कि लेट्स से कि इस फैसले के अंदर कुछ चीज़ें रख लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं रखते। क्या ये सारा इशू ये है कि मनोअन जिस तरीके से ये कानून बन गया है इसको एक्सेप्ट करना है, या इसके कुछ जुज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये ऑब्जर्व फरमा रहे हैं कि 184(3) के तहत अपील का अगर ये अदालत कह देती है कि नहीं बाकी कानून ठीक है, मगर ये बात जो है ना इसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, तो इसकी कितनी गुंजाइश आपको नज़र आती है कि ये पार्शली एक्सेप्ट होगा या पूरा एक्सेप्ट होगा? ये पार्शली एक्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन जो जजेस पार्लियामेंट के हवाले से हमने देखा कि वो बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की कानून साजी की बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये पूरा ही अगर मेजॉरिटी उनकी बन गई तो ये इनकी जो दरख्वास्तें हैं ये खारिज हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे जजेस हैं, मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली, उनकी जानिब से भी कुछ सवालात ऐसे उठाए गए जिससे ऐसे लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कि जो इन्वॉल्वमेंट है इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं या रूल्स बनने हैं या इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है उस पर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे ऐसे लगता है कि शायद कोई ऐसी सूरत हाल भी बन जाए कि कुछ जो शिक्के हैं वो मान ली जाएं और कुछ जो है वो स्ट्राइक डाउन जो है वो कर दी जाएं। इसमें एक जो पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि 15 जजेस बैठे हुए हैं, तो अभी तक पहले ये होता था उमूमी तौर पर कि ये तय हो जाता था कि अब जो है यही फैसला आएगा और इस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो 15 जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद ये आप ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई हतमी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि 3 अक्टूबर को जब जो फुल कोर्ट बैठेगी तो वो कोई एक फैसला करेगी, जिस तरह माजी में हमने देखा कि हम यहाँ बैठकर एक कंक्लूजन निकाल देते थे कि यही फैसला आना है और वही फैसले जो है वो आते रहे हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि 15-0 आने की तवक्को बहुत ही कम है, इम्कान है। अबूजर जी बिल्कुल, ये साकिब साहब ठीक कह रहे हैं, ये डिवाइडेड जजमेंट होगी। अगर आती भी है वो तो आपको क्लियरली जजेस के रिमार्क्स, उनके क्वेश्चन सुन के ही समझ आ जाती है, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जजेस में बहुत ज़्यादा। कुछ बिलीव करते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे, और ये अब डिपेंड करेगा मेजॉरिटी कहाँ जाती है, केस चलेगा। देखें, मैं आमिर साहब एक इधर में बात कर दूं। देखें, अगर आप ये आर्गूमेंट मान लें, कुछ जजेस ये कह रहे हैं बड़े एहतराम के साथ कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है और वो कानून बना सकता है। अगर वो एक सिंपल कानून बना के जजेस की रिटायरमेंट एज भी कम कर दें तो उनको इन इफेक्ट अगर रिमूव करना चाहे तो दैट विल बी वेरी इजी। इसी वजह से आइन कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से इसने अमेंड होना है। अगर राइट ऑफ अपील आप सिंपल एक्ट से अलाउ कर देंगे, कल को कोई भी आइन की प्रोविजन आप प्रेसिडेंट सेट कर देंगे, उसको अमेंड किया जा सकता है 1/3 मेजॉरिटी के साथ। तो 1/3 मेजॉरिटी से अगर कोई आइन की प्रोविजन आप अमेंड करेंगे तो वो भी विल ऑफ द पीपल की जो होगी वो उसकी नफी होगी, क्योंकि विल ऑफ द पीपल आपको 2/3 मेजॉरिटी से अलाउ करती है, 1/3 से नहीं करती। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, अच्छे प्रेसिडेंट सेट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन तब ही उभर कर सामने आएगा
जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस तरह इंटरवेंशन नहीं होगी उसकी वर्किंग में, इंडिपेंडेंस उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जरूर ये जितनी बातें हैं ये होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, ये डिसेंट्रलाइज पावर करने की जरूरत है चीफ जस्टिस की, सारी चीजें, लेकिन उसका तरीकाकार मेरी नजर में जो अपनाया गया है, द मोड, द मैनर एंड द मेथड, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो मेरी नजर में पार्लियामेंट को नहीं दे सकते। अब कल को पार्लियामेंट अगर बना दे रूल्स असेंबली के, नेचुरल असेंबली के, अगर सुप्रीम कोर्ट बना दे कि जी ये मेंबर इतने देर से सवाल कर सकता है, ये इस तरफ मुंह करके बैठेगा कि हम बताएंगे कि पार्लियामेंट की इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होगी, वो भी गलत होगा, वो भी आप इंटरफेरेंस होगी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और यहां पे भी मेरी नजर में ये गलत है, दिस इज इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। सो सुप्रीम कोर्ट खुद करे जो भी करना है, लेकिन पार्लियामेंट अगर इस तरह की इंटरफेरेंस करेगी, मेरी नजर में सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। है कि हाल ही में जो नैब की तरामीम के ऊपर जो फैसला चीफ जस्टिस साहब आखिरी दिनों में करके गए हैं अपने, तो वहाँ भी इशू यही था कि क्या पार्लियामान के पास ये इख्तियार एब्सोल्यूट है कि नहीं है कानून साजी का। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी बुनियाद पे अपना इख्तिलाफी नोट दिया था कि ये हम उनके मामलात में दखल देंगे जब ये देंगे। तो इसका अगर ये बहाल हो जाता है कानून, तो नैब की तरामीम वाला जो फैसला है उस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखें, अगर ये कानून फॉर इंस्टेंस कोर्ट डिक्लेयर कर देती है, ये मेरे ख्याल से कोर्ट में डिबेट हुई है, साकिब साहब बेहतर बताएंगे क्या उसमें क्वेश्चंस हुए थे, लेकिन अगर मैं आपको लीगल पोजीशन बताता हूं, अगर ये कानून वो वैलिड डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर ये उस तारीख से ही डिक्लेयर होगा वैलिड जिस तारीख से ये कानून बना है। लेकिन मेरी नज़र में तो ये कानून अभी बना भी नहीं था, ये बिल था, तो इस वजह से जिस दिन वैलिड डिक्लेयर होगा मेरी नज़र में उसी दिन से इसको कंसिडर किया जाएगा, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी। अगर ये बिल की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर ये उसी तारीख से अप्लाई होगा जिस तारीख से इसका फैसला आएगा केस का, क्योंकि इन्होंने बिल स्टेज पे इसको सस्पेंड रोका हुआ है। तो अब ये डिपेंड करता है उस कानून का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये कब से अप्लाई होगा, लेकिन मेरी नज़र पे उस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। अबूजर इसकी आज सारा दिन ये सुप्रीम कोर्ट में बहस रही। दो किस्म के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो माजी से इसको अप्लाई करने के हवाले से थे। एक तो इस कानून के अंदर ये तजवीज़ की गई है कि तमाम ये जो 184(3) के तहत वो हुए हुए हैं तो उनको राइट ऑफ अपील विद इन अ मंथ जो है ना के अंदर वो पुराने माजी के भी किया जाए। तो एक तो वो इशू है इसके अंदर। दूसरा ये आज जस्टिस मेरा ख्याल तारिक मसूद साहब ने ये पॉइंट रेज किया था कि जब से ये फैसला आया है, कानून बना है, उसके बाद जो फैसले हुए हैं उनका क्या बनेगा। साकिब, क्या कोर्ट की वहाँ पे इस इशू पे क्या राय थी? इस पर जब जस्टिस तारिक मसूद उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि जब से ये कानून बना है अप्रैल से, तो तब से अब तक जो है वो उसका क्या असर होगा, तो जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन उसको समझा जाए कि मतलब जो हो चुका वो हो चुका। अब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फुल कोर्ट फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो उसके आगे चलना है, उससे पीछे जो है वो शायद नहीं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का ये जो स्टेटमेंट है, इससे ऐसे लगता है कि जो नैब तरामीम या जो नजरसानी एक्ट के जो फैसले हैं उन पर बज़ाहिर कोई जो है वो असर हमें पड़ता जो नजर नहीं आ रहा। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जो अबूजर जो है वो बात कर रहे थे कि क्यों जरूरत पड़ी कि पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की, तो इसमें आज ये डिबेट भी हुई कि जो साबिक जो चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से ऐसी कोई रूल्स के हवाले से जो कमेटी या जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की गई। और हमने माजी में देखा कि पिछले 8-10 साल में भी अगर हम देखें तो ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ है। गलत को हम इस सेंस में कहेंगे कि मिसयूज किसी ना किसी सूरत में किया गया है कि अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको जो है वो बेंच में बिठाया जाता रहा, और जिनको चीफ जस्टिस पसंद नहीं करते वो बेंचेस में मौजूद नहीं थे। ये बिल्कुल चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम खुद करना था वो एक तवील अरसे तक नहीं किया गया, उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहा, और आखिरकार वो पार्लियामेंट ने अब कर दिया है। और पार्लियामेंट के करने के बाद अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद करना था, हालांकि एक तवील अरसे से इसका इंतजार भी था और बहुत हलकों की जानिब से सवालात भी उठाए जाते रहे। साकिब, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है तो एक ब्रेक लेते हैं, मगर ब्रेक के बाद आके ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका,
क्योंकि अगर ये तमाम माजी के 184(3) के तहत जो फैसले हैं उनको राइट ऑफ अपील मिल जाता है, तो इसमें नवाज शरीफ साहब के भी सारे रिलेटेड फैसले और बहुत बहुत बड़े फैसले आते हैं, जिससे कि एक नया चैप्टर खुल जाता है, एक पंडोरास बॉक्स खुल जाता है। तो ये भी बड़ी बहस करने की ज़रूरत है कि आया इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जाते हुए बड़ा अहम मामला था आमिर साहब जो आप टीजर के दौरान छोड़ के गए थे। मैं चाहूँगा कि अबूजर से पूछते हैं कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला मामला है, या ऑफ कोर्स एक असूली मामला तो है कि अपील के राइट के ऊपर बहस रहती है, बेंचों की तश्कील के ऊपर बहस रहती है, और फिर सारे ये इन पर काफ़ी असूल भी इन्वॉल्व है। मगर नून लीग PDM में और ख़ास तौर पे नून लीग के यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा जो इस कानून के पीछे जो हमायत की जा रही है और बयाना दी जा रहे हैं और बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं, उसके पीछे ये उम्मीद भी है कि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव में 1 महीने का टाइम दे दिया गया, इस कानून अगर ये बहाल हो जाता है और इसके अंदर जो 1 महीने के अंदर है कि माजी के अंदर जो हैं तमाम जो इस तरह के मुकदमात हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकेगा कि किस किस केस की अपील दोबारा सुनी जा सकती है। तो कैसे देखेंगे इसे अबूजर? जी आमिर साहब, इसमें आप ना 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दें। एक तो वो केसेस हैं जो आए हैं, डिसाइड हुए हैं, जैसे नैप वाला केस है जब ये लॉ आया है और ये चैलेंज हो गया साथ जब ये बिल था, और एक तो वो केसेस हैं जो इस कानून के आने से पहले डिसाइड हो चुके हैं 184(3) के नीचे, जैसे मियां नवाज शरीफ का केस है, ये जहांगीर तरीन साहब का केस है, इसके अलावा बेशुमार केसेस हैं। अब इसमें जो मुझे समझ आई है कि उसमें देखें वो अभी डिबेट हो रही थी इस बात पे, अटॉर्नी जनरल ने कहा पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शनों की वो केसेस जो इस कानून आने के बाद आए हैं, लेकिन जो पहले केस डिसाइड हो चुके हैं 184(3) में इस कानून के आने से पहले, वो उसमें तो मुझे कोई उस एम्बिग्विटी नज़र नहीं आ रही। उसमें तो 30 डेज़ का टाइम पीरियड प्रोवाइडेड होगा जिस दिन ये कानून वैलिड डिक्लेयर होगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर 184(3) में जितने केसेस डिसाइड हुए हैं ये सारों में अपील की जा सकती है। बिल्कुल अगर ये वैलिड डिक्लेयर हो जाता है तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के वैलिड डिक्लेयर होता है। और उससे आपकी पेंडेंसी जो है वो मेरी नजर में दोहराया जाता रहा, पेंडेंसी जो है आपकी मेरी नजर में वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 57,000 के करीब जो है आगे मुकदमात, 57,000 मुकदमात ऑलरेडी पेंडिंग है, जिस तरह आप अबूजर फरमा रहे हैं। तो ये फिर 1975-73 के बाद मेरा पहला शायद खुद नोटिस जो है 184(3) के तहत 1975 में लिया गया था। तो ये पिछले 50 साल के जब ये केसेस दोबारा अपील का इनको राइट मिल जाएगा, तो ये तो सैकड़ों मुकदमात हो सकते हैं, और ये बीच में नवाज शरीफ साहब वाला भी केस आ जाएगा। जी बिल्कुल, सैकड़ों मुकदमात हो सकते हैं। आज की जो फुल कोर्ट थी इसमें जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, उनकी जानिब से तकरीबन 4-5 दफ़ा ये दोहराया गया कि 57,000 केसेस हमारे पेंडिंग हैं और आज हम 15 जजेस एक केस के लिए बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के भी 150-200 केस जो है उसमें आप जो है वो ऐड कर लें। इसका मतलब ये है कि रियलाइज कर रहे हैं चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट कि जो 57,000 केसेस हैं ये आम पब्लिक, इसमें जो मेजॉरिटी है वो आम जनरल पब्लिक के केसेस हैं और उनको हम पर बोझ है, हमने डिसाइड करना है। तो इस एंगल को अगर देखा जाए और राइट ऑफ इस तरह का अपील का जो है वो हक हो मिल गया और सैकड़ों केसेस और आ गए, तो ये नया जो है वो पंडोरा बॉक्स यकीनी तौर पर खुल जाएगा। अगरचे जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि माजी में जो मार्शल लॉ थे उनको वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी अपीलें अगर आ गई तो फिर हम जो है वो देख लेंगे। वैसे ये मतलब उस लिहाज से अगर बात की जाए कि एक डेमोक्रेटिक और नॉर्म्स और उसके हवाले से, तो वो तो उस एंगल को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब एक बड़ी तादाद में केसेस आ जाएंगे तो फिर 57,000 से ये हमें जो है वो 70,000 तक पहुंचने में मेरा यह ख्याल है कि ये जो है वो पहुंच जाएंगे। उनको कैसे फिर ये हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, इतने पुराने केसेस
उनको किस तरह आगे जो है वो चलाया जाएगा, ये यकीनी तौर पर ये पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और फुल कोर्ट के मद्देनज़र कम से कम होना ज़रूर चाहिए। अगरचे अभी तक जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि ये पॉइंट जो है वो उनके मद्देनज़र है कि पहले ही लोग जो है वो इतने हमारे यहाँ एक रवाज ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, सियासी केसेस होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है और आम लोग बेचारे कई कई साल जो है वो जेलों में, उनकी अपीलें फिक्स नहीं होती। अपील फिक्स होती है तो उसके लिए टाइम नहीं होता, बेंच नहीं होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो अवाम का जो अदलिया पर एतमाद है उसको ख़त्म कर रही हैं। मतलब अवाम जो है वो यही समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल केसेस ही देखे जाने हैं, हमारे केस जो है वो लगने ही नहीं है। कई लोग हमें आके कहते हैं कि साल हर साल से हमारी 100 किस्म की कोशिशों के बावजूद हमारी अपीलें डिसाइड नहीं हो रही, हमारी अपीलों पर बेंच नहीं बन रहा, केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये वो सवालात हैं, उनको मद्देनजर रख कर ये जो पॉइंट है इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है देखेगा जरूर। जी अबूजर, ये मुकदमा जो आज सारा दिन टीवी का पे दिखाया जाता रहा, जी ये जो आज सारा दिन प्रोसीडिंग्स सब ने अवाम ने ये देखी टीवी पे, तो ये एक तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी, मिले जुले जज्बात हैं। एक तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जाग गई हैं कि बड़े अरसे से हमारी अदालत के अंदर जो ये बहरान चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा सारा निज़ाम सल्तनत जो है, कानून का, आइन का, अवाम का सारा जकड़ा हो गया था, तो इसका चलो हल निकल रहा है वन वे और अनदर। ये भी पता चल जाएगा कि किस जज के क्या व्यूज़ हैं और कहाँ पे कौन खड़ा है। मगर एट द सेम टाइम हमें नज़र आया कि एक जो आपस में इख्तलाफात जजों के थे, पहले वो टीवी पे क्योंकि नहीं दिखाए जाते थे, मगर वो अवाम तक जाहिर है वो डायरेक्टली जा रहे हैं, जिससे क्या ये अंदेशा भी हो सकता है कि ये तकसीम मज़ीद जारी रहेगी और बढ़ेगी। देखिए आमिर साहब, पहले तो ये देखें, लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये पूरी दुनिया में अब आ चुकी है। बरतानिया में 2005 से है, 2002 से ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में 2017 से है, इंडिया में 2018 में जजमेंट आई, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स है, आप देख सकते हैं सारी कोर्ट प्रोसीडिंग। ये ओपन जस्टिस या ओपन कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी फर्दर मैनिफेस्टेशन होती है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स जुडिशरी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है आपके कोर्ट फंक्शन कैसे करें। एटलीस्ट वो ओपेकनेस का, एक ब्लॉकेज का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। तो बड़ा अच्छा फैसला किया है काजी फाइज़ ने, बल्कि पहले कर देना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी चीफ जस्टिस को उनसे गलती हो गई, ये अच्छी बात है। जहां तक आप कह रहे हैं डिवाइड, देखें मुझे ये कोई जाती डिवाइड तो नहीं लग रहा, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल, नॉट इवन पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, नजरियाती डिवाइड लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ जजेस की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट है, कुछ की डिफरेंट है। ये पूरी दुनिया में होती है। और पहले हमें साकिब साहब बताते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब तो मेरे ख्याल से हम खुद डायरेक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से अच्छी हैं। जमहूरियत का हुस्न है जी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वही ब्यूटी होती है, एरिस्टोटल ने कहा था। मुझे इसमें कुछ बुराई नज़र नहीं आ रही और लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोगों के आगे भी अकाउंटेबिलिटी आ रही है, इवन जजेस की, कि लोग उनको सुन रहे हैं, उनको भी पता है लोग सुन रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सारे जितने भी केसेस हैं यूट्यूब पे चैनल बनाएं और वहाँ पे इनको ऑनलाइन करें, स्ट्रीमिंग करें। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट जो फ्रस्ट्रेशन है आवाम की कि जो जजेस कुछ काम नहीं करते, वो देखेंगे यार काम हो रहा है नहीं हो रहा। वीलॉगर्स अबूजर, जो वीलॉगर्स और हमारे यूट्यूबर्स हैं, ये तो उनका आप रिज़्क खत्म करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है न्यूज़ चैनल वाहिद दुनिया का मुल्क है, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो देखे आमिर साहब, शुरू हो गया तो लोग तो बस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ही देखेंगे। आपने देखे आपने आज 7 घंटे टीवी देखा है, लेकिन साकिब साहब की फिर भी आपको ज़रूरत पड़ी है आपको समझाने के लिए। वो फिर भी आपको सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रह गई थी। इस वजह से ये कहीं नहीं जाते, ये हमें ज़रूरत है और ये ज़रूरत रहेगी इनकी। हमारा वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के मतलब भी यही है कि सोशल मीडिया की बिल्कुल अपनी अफादियत है और हमारे जैसों की भी जरूरत रहेगी। मुझे कुछ क्लियर करना है, जरा फ्लो में हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी चूंकि अक्टूबर में है, तो मैं 2 मरतबा सितंबर का महीना अनाउंस कर चुकी हूँ। मेरा सुनने वाले हैरत में आ गए। मैं सोचता था कि अब मैं खुद डाउट में पड़ गया था कि सितंबर तो नहीं, मुझे तो अक्टूबर याद था। खबरें इतनी है। मगर क्विकली अबूजर ये बताइए कि मैं आगे साकिब से भी पूछ रहा था
कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके फैसले की। एक ये है कि टोटली रद्द हो जाए या ये एक्सेप्ट हो जाए, बहाल हो जाए ये कानून। दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि ये पार्शली एक्सेप्ट हो जाए कि इसकी कुछ जुजियात को वो कहें जी ये ठीक नहीं है पर ये जुजियात इसकी ठीक है। ज़्यादा इम्कान क्या देखते हैं? देखें, ज़्यादा मैंने जो रिमार्क्स सुने हैं वो तो मुझे मेजॉरिटी में वो रिमार्क्स लग रहे थे, अभी प्रिमा फिशाय मुझे नहीं पता क्या होगा, वो लग रहे थे जो मेरे ख्याल से उस वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, कोई आके लॉयर कन्विंस कर दे, जजेस का माइंड चेंज भी हो जाता है नए आर्गूमेंट सुन के। लेकिन मेरी अपनी नज़र में मेरी ज़ाती राय यही है कि ये पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं देना चाहिए, इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। लेकिन आगे अब जजेस हमारे क्या करते हैं ये अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा। मेरे ख्याल से अभी हेयरिंग रहती है, 3rd को देखें, वेट करते हैं। लेकिन मुझे इस पे कुछ मैं हतमन नहीं कह सकता जजेस क्या करेंगे। मैंने अपनी कानूनी राय आपको दे दी है कि इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब लीगल मैदान से निकल के सियासत पे भी जाना चाहिए। अभी ब्रेक की तरफ मैं चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएगा तो पॉलिटिकल गुफ्तगू भी आगे करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच साकिब बशीर साहब आपका भी, और अबूजर सलमान न्याजी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर हमें 2 की प्लेयर्स नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के मैदान में। एक पीपल्स पार्टी और दूसरी हमें मुस्लिम लीग नून नजर आती है। भारी इनमें से कौन साबित होने जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, सुनने में तो यह आ रहा था कि शायद पुरानी तनख्वाह पर काम करने का फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने, मगर बिलावल साहब कह रहे हैं मेरे हाथ बांधे, हाथ खोल दो, हाथ बांधे, मेरे हाथ खोल दो। क्या करेंगे वो? वो मेरे ख्याल आपके पास वो है, मैं अपने से नहीं कह रही, मैं यकीन से कह रही हूं। सुनवा दें ताकि उसके बाद फिर तबसरा मैं जरा प्रोड्यूसर साहब जरा हाथ बांधने वाली जो बात है वो जरा लोगों को सुनवा दे ताकि आमिर साहब को भी यकीन हो जाए कि मैं बिल्कुल दुरुस्त और सच बात कर रही हूँ। प्लीज। सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए, और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। क्या है? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि ज़रदारी साहब ने जो हाथ बांधे हैं नहीं बांधे हैं, गुड कॉप है बैड कॉप है। अच्छा। और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो इस्तराब है वो बढ़ रहा है कि आप देखें कि वो क्योंकि सिंध में और इस्लामाबाद में उनको काबीना में या बाकी चीज़ों में मशावरत नहीं की गई, और लेवल प्लेइंग फील्ड से वो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वो बदनाम लेके बता चुके हैं कि काबीना के अंदर ये जो लोग हैं इनका नून लीग से बड़ा करीबी ताल्लुक वाबस्तगी रही हुई है, तो उन पे एतराज़ है। और उसके अंदर मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने ये एतराज़ अब किया है। जब KP की फॉर एग्ज़ाम्पल कैबिनेट बन रही थी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 नाम अपने दिए थे, और ये कुंडी साहब इनके जो स्पोक्समैन हैं वो TV पे कह चुके हैं जी 3 जो है ना उसके अंदर वज़ीर हमारे हैं। तो उस वक्त 3 अपने देते वक्त उनको ये एतराज़ नहीं कि बाकी लोगों की वाबस्तगियाँ क्या हैं, उनको ये है कि हमारी वाबस्तगियों वाले लोग नहीं हैं। हाँ। ये नहीं है कि ये वाबस्तगी होनी नहीं चाहिए, वो अपनी होती है। ना ही इनको पंजाब की इतना अरसा रही तो वहाँ पे ये एतराज़ आया कि जनाब इतने लोगों के काबीना के अंदर कोई इख्तलाफात थे, वो नहीं है। पर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक लम्हा फ़िक्रिया हो जाता है कि हर बंदा कोई जो है ना वो 10-10 लाख से नीचे ठहर ही नहीं रहा, कि वो उन्होंने भी कह दिया है, जमात इस्लामी वाले ने वो भी लाखों बंदे ला रहे हैं। वैसे वो भी इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। मैं जाते जाते बता दूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का मुतालबा सिर्फ हमने ही किया था। मैंने कहा आपको बता दूं जी, वो बड़ा वो उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।